दरअसल आपात अधिवेशन में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं चाचा शिवपाल और अमर सिंह पर भी हंटर चल गया है। वहीं बदले खेमे में ये मामला अब चुनावी हो गया है कि आखिरकार लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सपा में घमासान जारी है, क्या होने वाला है सपा में। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। तो ये था समाजवादी कलह कथा का क्लाइमैक्स, यानी तमाम शर्तों के बीच शनिवार को हुए जिस मेल मिलाप को इस दंगल का दी एंड समझा जा रहा था, दरअसल वो तो इंटरवल था। और इंटरवल के बाद अधिवेशन के शामियाने से जो किरदार निकला, उसमें तो टीपू ही सुल्तान हो गया। ये अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आपातकाल अधिवेशन बुलाया था। अब सत्ता को सलाम था, कुर्सी को कलाम था। बदली हुई विसात पर मोहरों की चाल बदल गई। कल तक जो शिवपाल के साथ थे, आज अधिवेशन के आंगन में अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आए। लिहाजा लोगों के हाथ खड़े करवाकर प्रोफेसर साहब ने एकाएक कई प्रस्ताव रख दिए। पहला प्रस्ताव, अखिलेश यादव को मुलायम सिंह की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा प्रस्ताव, मुलायम सिंह यादव को पार्टी का मार्गदर्शक बना दिया गया। तीसरा प्रस्ताव, शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिए गए। और चौथा प्रस्ताव, अमर अंकल समाजवादी नहीं रहे बल्कि पार्टी से बाहर हो गए। यानी इस दांव में तो चित हो गए चाचा शिवपाल और अंकल अमर सिंह, क्योंकि अखिलेश अब समाजवादी पार्टी के नेताजी हो गए। वहीं अखिलेश यादव ने कह दिया कि समय की मांग है, इसलिए परिवार और पार्टी को सशक्ता नहीं देख सकता। अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने और देश के सामने कह सकता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों पर सहयोग खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। बहरहाल अखिलेश यादव तो सपा के बिग बॉस बन गए, लेकिन पल पल बदल रहे घटनाक्रम में मुलायम सिंह का मन कोई नहीं पढ़ पा रहा। मुखिया मुलायम सिंह ने 5 जनवरी को अब अधिवेशन बुलाया है और रामगोपाल को तीसरी बार 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। सवाल ये है कि अब पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। तो अंकल अमर सिंह पार्टी से बाहर हो गए, शिवपाल यादव दुखिया हो गए। तो इसी दरमियान नरेश उत्तम क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा पे आएंगे। चाहूंगा कि हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब लोग जिम्मेदारी का पालन करते हुए अपने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पद चिन्हों पर कि हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने में और इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने का पूरा काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। तो अंकल यानी अमर सिंह यादव समाजवादी नहीं रहे, चाचा शिवपाल अब दुखियारी हो गए हैं। इस चर्चा में शामिल है हमारे तमाम गेस्ट। आपसे सबसे पहले परिचय करा देते हैं। अनुराग भदौरिया, नेता सपा, आसिफ रिजवी, नेता कांग्रेस, राकेश त्रिपाठी, नेता बीजेपी, और हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सर सवाल आपसे, रामगोपाल यादव पार्टी से बाहर, शिवपाल यादव पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से हटाए गए, नरेश उत्तम नए अध्यक्ष बने, शिवपाल यादव मार्गदर्शक में आ गए हैं। तो सर समझना चाहेंगे आखिरकार समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है? देखिए,
पल पल बदल रही है परिस्थिति जी। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी में हो क्या रहा ये तो अखिलेश जी नहीं समझ पा रहे होंगे, राम गोपाल जी नहीं समझ पा रहे होंगे, मुलायम सिंह जी नहीं समझ पा रहे होंगे, शिवपाल जी नहीं समझ पा रहे होंगे। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि जो सोई जानहि जहि देव जनाई, जी। यानी वही जान सकता है परमात्मा को जिसको परमात्मा चाहे कि ये जान जाए। समाजवादी पार्टी की स्थिति आज वही हो गई। बड़े बड़े नजूमी फेल, जी। बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट फेल, कोई सब अंधकार में भटक रहे। हाँ। मुलायम सिंह जी को यह नहीं पता था कि वो मार्गदर्शक मंडल में आ जाएंगे। राम गोपाल जी को यह अंदाज नहीं रहा होगा कि वो तीसरी बार निकाल दिए गए होंगे। नरेश अग्रवाल को यह अंदाज नहीं होगा कि अभी से थोड़ी देर बाद वो निकाल दिए जाएंगे पार्टी से। किरणमय नंदा को यह अंदाज नहीं होगा कि अभी से कुछ मिनटों बाद उनकी चिट्ठी भी आ जाएगी कि निकाल दिए गए। नरेश उत्तम को यह अंदाज नहीं होगा कि हम प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे। तो सब कुछ अजब गजब हो रहा है। पार्टी ही अजब गजब रास्ते पर है। जी। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि अब समाजवादी पार्टी किसकी होगी इस बात का निर्णय चुनाव आयोग करेगा। ये इसका निर्णय अब अधिवेशनों से नहीं होता। इनका हो गया, उनका होने वाला है 5 को। जी। न इनके अधिवेशन से सपा इनकी हुई, न उनके अधिवेशन से उनकी होगी। ये मामला, ये मुकदमा चुनाव आयोग में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चुनाव आयोग तो चला गया। जी। अखिलेश जी ने भी अपने कागज पत्तर भेज दिए चुनाव आयोग, और मुलायम सिंह जी ने भी अपने कागज पत्तर चुनाव आयोग भेज दिए। हाँ। अब सड़क पर तय नहीं हो सकता सपा किसकी है और साइकिल किसकी है। अब यह तय होगा चुनाव आयोग से। अगर ये रार कंटिन्यू रही तो केवल और केवल एकमात्र रास्ता चुनाव आयोग है और उसके बाद अदालत है। अब ये बैठकों से, सम्मेलनों से, अधिवेशनों से, यात्राओं से तय नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी किसकी, इसका मालिक मुख्तार कौन और इस साइकिल का मालिक मुख्तार कौन। आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तब स्थिति ये है। अनुराग भदौरिया, ठीक बात है ना, अब तो आयोग से ही तय होगा या अदालत से तय होगा? आयोग अदालत तो एक अपनी जगह है, लेकिन जो पब्लिक की अदालत है उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से जीत चुके हैं। और आपने देखा होगा जब पब्लिक उनके साथ है और सारे एमएलए, एमपी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं सभी एक मत से, और आपने ये भी देखा होगा जो पुराने सहयोगी हैं, जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, वो भी सभी मंच पे मौजूद थे और सभी ने एक स्वर से अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान लिया है। तो जब उन्होंने अपना नेता मान लिया है, पब्लिक ने अपना नेता मान लिया है, सारे नेताओं ने अपना नेता मान लिया है, तो मुझे लगता है कि जब 1-2 लोग बचे हैं, अब 1-2 लोग जबरदस्ती उसको लिंगर ऑन करने में लगे, जैसे उनको उसको अपना एक जो कहते हैं ना, चूंकि नेताजी को जो उनको समझा देते हैं, समझा के उनसे लिखवा के और मीडिया में एक पत्र जारी कर देते हैं। हालांकि वो अब संवैधानिक बचा नहीं, चूंकि इसीलिए आपने देखा होगा लेटर हेड पे नहीं लिख रहे हैं वो लोग, नेताजी से लेटर हेड पे नहीं लिखवा रहे हैं, उन पे जाके एक चिट्ठी एक सफेद पन्ने पे लिखवा के और मीडिया में जारी कर दे रहे हैं। जबकि सबको मालूम है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नया नियुक्त हो चुका है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नेताजी को अपना नेता मान रहा है, नेताजी को संरक्षक मान रहा है, नेताजी को ही अपना नेता मान के उन्होंने अपना क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने पद लिया है। तो अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर हो गया है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कहीं भी इसमें अड़चन आएगी। अब संवैधानिक रूप से भी और पब्लिक के भी दरबार में उनकी जीत हो चुकी है। नहीं तो इतने कम दिनों में, एक दिन की नोटिस में सारा डेलीगेट आ जाते हैं, सारे एमएलए आ जाते हैं। जी, अधिवेशनों से और नारे लगाने वालों से कभी यह तय नहीं होता पार्टी का मालिक कौन। डिस्प्यूट में केवल 2 ही स्थितियों में पार्टी का मालिकाना हक तय होता है, चुनाव आयोग या अदालत।
ये बात, इसके 100 उदाहरण भारत की राजनीति में मौजूद हैं, मोर देन 100 एग्जाम्पल्स। नारे लगाने से नहीं तय होगा ना मित्र। बिल्कुल है, खैर, लेकिन आप कहें राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन आप डिस्प्यूट बचा राजनीति में क्या होगा अलहदा बात है, लेकिन आज कम से कम भाजपा इस बात से खुश हो सकती है कि उसके ऊपर जो सपा बसपा कांग्रेस ये आरोप लगाते थे कि भाई आपने आडवाणी जी जैसे बुजुर्ग आदमी को मार्गदर्शक बना दिया और खुद राज कर रहे हो। अब कम से कम भाजपा ये खुशी मना सकती है कि एक दूसरी पार्टी में भी मार्गदर्शक वाली व्यवस्था लागू हो गई और आडवाणी जी इस बात का संतोष कर सकते हैं इस नए वर्ष के पहले दिन कि मुलायम सिंह जी भी मार्गदर्शक मंडल में आ गए, चलो कुछ तो बढ़त हुई। राकेश जी। अमिताभ जी देखिए, दोनों परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप आडवाणी जी की तुलना मुलायम सिंह यादव से कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भारतीय पार्टी का तेवर कलेवर और समाजवादी पार्टी का तेवर कलेवर में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक सेटअप वाली कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक परिवार की पब्लिक प्राइवेट कंपनी बनकर रह गई थी। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से आज मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया है और उनको संरक्षक बनाया गया, उसके बावजूद उनके संरक्षण में कोई काम नहीं हो रहा है। और आज मुलायम सिंह जी ने जिस तरह से उस अधिवेशन को ही असंवैधानिक घोषित किया और न केवल असंवैधानिक घोषित किया बल्कि उस अधिवेशन में पारित सारे प्रस्तावों को खारिज करते हुए फिर से रामगोपाल यादव और तमाम किरणमय नंदा और नरेश अग्रवाल के बर्खास्तगी के चिट्ठियां जारी कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परिस्थितियां न कभी हुई थी न कभी हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक सेटअप वाली पार्टी है। देखिए, ये सामान्य घटना है। कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीति में एक लंबे समय तक पारी खेलता है, एक समय तक पारी खेलने के बाद उसको विश्राम अवस्था में जाना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने लालकृष्ण आडवाणी जी, ठीक है राकेश जी एक सवाल याद आ गया, बहुत जरूरी सवाल है जो आपसे करना है मुझे, बहुत जरूरी सवाल। मुलायम सिंह जी ने कहा कि राम गोपाल भाजपा के एजेंट हैं पार्टी में, इसलिए उनको निकाल रहा हूं तिवारा। नरेश अग्रवाल ने कहा कि अमर सिंह भाजपा के एजेंट हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी का कौन एजेंट है? बिल्कुल। मुलायम सिंह कह रहे राम गोपाल आपके एजेंट, नरेश अग्रवाल कह रहे अमर सिंह, अंकल अमर सिंह आपके एजेंट। भाजपा के एजेंट कौन है? के न्यूज पर इस बात का खुलासा करो भाई। आपने किसको एजेंट नियुक्त किया? राकेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी किसी को एजेंट बनाती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता बनते हैं, कार्यकर्ता आगे बढ़कर ये लोग मोहब्बत में बन गए। भारतीय जनता पार्टी में एजेंट नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं है। मोहब्बत में एजेंट हो गए। एक बात मैं बोलूंगा, 1 मिनट यहाँ रोकूंगा। नहीं 1 मिनट में रोकूंगा। मेरे साथी कह रहे हैं यहाँ कार्यकर्ता, इनका आगे इनसे पूछिए कि इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं वो किसी को नेता ही नहीं मानते बीजेपी में, अपने अलावा किसी को नेता ही नहीं मानते, किसी को बोलने तक का भी मौका नहीं देते। राकेश जी ये अंडर कवर एजेंट है, किसी का बोलने तक का भी मौका नहीं देते सारे। देखिए ऐसा अमिताभ जी, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में एजेंट की कोई, राकेश जी ये अंडर कवर एजेंट है क्या? किसी तरह से कोई एजेंट भर्ती नहीं किया जाते। नहीं अमिताभ जी, एजेंट भर्ती करने की कोई प्रक्रिया नहीं, कोई निविदा नहीं निकाली, कोई विज्ञापन नहीं निकाला हमने एजेंट प्रक्रिया भर्ती करने का। और भारतीय जनता पार्टी एजेंट प्रक्रिया में विश्वास भी नहीं करती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अमिताभ जी मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा। आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जी को भी देखते रहे बहुत नजदीक से, और अखिलेश यादव जी को भी आपने कई बार नजदीक से देखा है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी मानसिक तौर पर इतने कमजोर हैं कि कोई उन्हें बरगला सकता है? क्या आज अखिलेश यादव जी ने अधिवेशन में आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव जी को कुछ लोग बरगला रहे हैं। अभी अनुराग भदौरिया जी भी कह रहे हैं कि कुछ लोग बैठ करके उन्हें बरगला देते हैं, चिट्ठी लिखवा लेते हैं उनसे। तो क्या मुलायम सिंह यादव जी मानसिक तौर पर इतने कमजोर हैं? और मुलायम सिंह जी ने कल कहा कि रामगोपाल यादव अखिलेश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वो उसको सिखा पढ़ा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव जी मानसिक तौर पर इतने कमजोर हैं कि उनको कोई कुछ सिखा पढ़ा सकता है? और अगर वास्तविकता में दोनों मानसिक तौर पर इतने कमजोर हैं तो उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए वास्तविकता में बहुत चिंता है कि 22 करोड़ लोगों को ऐसे लोग संचालित कर रहे थे।
देखिए आप बीजेपी वालों को तो ठीक देखो है, एक ही चीज आसिफ समझ में आती रिजवी, है। आसिफ इस तरह रिजवी से दुनिया को ठीक, एक सेकंड अनुराग रुकिए। आसिफ रिजवी साहब जी, मुलायम सिंह जी ने कहा कि राम गोपाल यादव भाजपा के एजेंट हैं और चर्चा ये है कि अखिलेश जी और कांग्रेस में अलायंस होगा। अखिलेश जी के मेंटोर है राम गोपाल जी और मुलायम सिंह जी कह रहे हैं राम गोपाल जी भाजपा के एजेंट है। तब तो कांग्रेस के लिए भी संकट हो जाएगा। देखिए अग्निहोत्री जी, आपके चैनल पे इससे पहले भी चर्चा में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी से समझौता करने नहीं जा रही है। इससे पहले भी चर्चा की बात आई थी कि समाजवादी पार्टी समझौता हो रहा है, तब भी मैंने आपके चैनल से कहा था, आपने कहा था आसिफ जी सोच लिया, आप कह रहे हैं, मैंने कहा मैंने सोच लिया और हमारे अध्यक्ष राज बब्बर जी का बयान आ गया कि हम समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और हम फिर कह रहे हैं हम समझौता नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि जो ना हुआ अपने बाप का वो क्या होगा आपका। इस बात पे सोचना पड़ेगा ना। जो अपने पिताजी को कैद करे ले रहा है, जो अपने पिताजी के खिलाफ काम कर रहा है, वो प्रदेश क्या काम करेगा। हम किसी ऐसे आदमी से समझौता करने नहीं जा रहे हैं। लोकतंत्र की बात करते हैं, ये कौन सा लोकतंत्र है कि जिस आदमी ने एक मिट्टी से एक बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग में हम घुस के बैठ गए, साहब कि हम इस बिल्डिंग के हैं, बाहर खड़े हुए लोग डंडे लिए हुए साहब के मार के निकाल देंगे मुलायम सिंह जी के लोगों को। ये लोकतंत्र है क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार अब इसी तरह से चलेगी कि अपना घर खाली करो, हम डंडे लिए बाहर खड़े हुए हैं? इस तरह से नहीं होने वाला। और रही एजेंट की बात, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी एक दूसरे की हमेशा से एजेंट रही है। दोनों ने मिलकर हमेशा सांप्रदायिक माहौल बनाया है और देश का प्रदेश का माहौल खराब किया है। सांप्रदायिक धंधे दोनों ने हमेशा मिलकर करे हैं। एक समुदाय को बांटने की बात करता है, दूसरा दूसरे समुदाय को बांटने की बात करता है। एक समुदाय का नेता बनता है, दूसरा दूसरे समुदाय का नेता बनता है और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। शायद आज विकास की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार अमिताभ जी, कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया था। अच्छा, आप और मायावती जी एक ही बात बोल रहे हो भाई। आसिफ रिजवी, कांग्रेस और मायावती एक ही बात बोल रहे हैं। आपकी 44 सीटें आई हैं। मायावती जी भी यही कह रही है कि सपा और भाजपा मिले हुए हैं, आप भी वही कह रहे हो। लगेगी पब्लिक ने उठा के आपको ऐसा फेंका है कि आप उठ नहीं पा रहे हो, आप आरोप दूसरों पे लगा रहे हो। पहले अपने आप अनुराग जी सुन लीजिए, भाजपा सरकार बनाई, किस तरह से लेकिन फेंका आपको? समुदाय बांटने अनुराग जी सुन लीजिए, तो आदमी दोबारा बोलने लायक नहीं बचता है। 44 बात सीटें करते मात्र आई हैं, हैं और आप सामुदायिक रीजनल माहौल तो वही खराब कर रहे हैं। अनुराग जी सुन लीजिए पहले उसकी बात, हालत ये है गुंडे की साहब, प्रतिक्रिया लेंगे आपसे। अनुराग जी सुन लीजिए, पहले प्रतिक्रिया लेंगे आपसे। और दूसरों पे आप आरोप लगा रहे हो। कैसे सुन लेते भाई? एक की केंद्र में सरकार चल रही है, उनके पास सीबीआई है, धमका लेगी। एक के पास जो है उत्तर प्रदेश की सरकार है साहब। अनुराग जी सुन लीजिए पहले, रिजवी साहब को सुन लीजिए, फिर आपसे प्रतिक्रिया ले लेंगे। जनता को बोलने कहा धूल चटा दिया, धूल चाटने के बाद भी आप उठ नहीं पा रहे हो। आपके नेताओं के बारे में क्या क्या बोला जाता है आपको नहीं मालूम है क्या? हमारे पास पुलिस है, आप बता रहे हो। अनुराग जी सुन लीजिए, उनको अपनी बात पूरा करने दीजिए, फिर प्रतिक्रिया लेंगे हमारे साथ आपसे। चलेगा जिसको चलना होगा कि हम किसी के साथ चलेंगे? भाई एक एक आदमी बोलो मित्र। अनुराग जी सुन लीजिए, कहेंगे आप आइए गठबंधन कीजिए। देखिए, सुनने का मादा होना चाहिए। राजनीति में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मादा आदमी होगा, सुने। लेकिन बात भी तो लॉजिक सुने और जवाब दे। लॉजिक बात कर रहे हो बात आप, ये है कि हम गलत सुनेंगे बता रहे हो, नहीं, जवाब भी नहीं क्यों? देंगे, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल निश्चित तौर से है कि सांप्रदायिक ताकतों से जो लड़ने की बात कर रहे हैं, वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं और प्रदेश में पिछले 20 सालों से देश का प्रदेश के माहौल को खराब कर रहे हैं। विकास की बात नहीं करते, विकास की बात तब करते हैं जब चैनल पे बैठना होता है, बाकी तो संप्रदाय की बात करते हैं हमेशा। अरे बात कर, आप बताइए किस तरह का लोकतंत्र ये है कि समाजवादी आसिफ रिजवी, मुझे समझ नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था अखिलेश जी के लिए कि अखिलेश अच्छा लड़का है और आप इतनी आलोचना कर रहे हो। देखिए, फिर अखिलेश जी ने कहा था राहुल भी अच्छा लड़का है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल जी ने ये बात कही थी और अखिलेश जी एक अच्छे पुत्र थे। वो कभी एक अच्छे शासक नहीं रहे, उन्होंने प्रदेश के लिए अच्छा काम नहीं किया, लेकिन वो अच्छे पुत्र थे। लेकिन उनके इस चित्र के बाद आज ये भी पता लग गया कि वो अच्छे पुत्र भी नहीं है, अच्छा काम नहीं क्योंकि पिता की मर्जी के खिलाफ उनको राष्ट्रीय पद से हटा दिया। सारे काम हो गए, कौन कर गया आके? तो आज क्या बात कर रहे हैं के लिए? तो अच्छे पुत्र थे, मैंने तो राहुल जी ने अच्छे बेटे थे ना, अच्छे पुत्र हैं, अब है नहीं, शासक क्या किया हैं, जाए? अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, कभी उत्तर प्रदेश के अच्छे मुख्यमंत्री तो रहे नहीं, समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रदेश तो रहे नहीं, एक आदमी के पीछे आके खड़ी हो गई। ये राहुल जी ने कहा अनुराग जी सुन लीजिए, आवाज पे पूरी पब्लिक खड़ी हो गई। उनको अपनी बात रखने दीजिए। कांग्रेस के नेता एमएलए भी आए थे, शायद आपको पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर
आपके हमेशा कांग्रेस के सांप्रदायिक कार्यकर्ता माहौल भी को थे वहां खराब पे किया है। सपोर्ट करने के लिए। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट अमर सिंह नहीं अमिताभ जी, है, पूरी इनको शायद समाजवादी पता पार्टी नहीं है यादव परिवार कि अखिलेश जो है जी भाजपा की का एजेंट है। इतनी बड़ी हो गई उत्तर प्रदेश जो कि देश के कांग्रेस के सांप्रदायिक माहौल को खराब कार्यकर्ता कर रहा झंडा है। लेके वहां खड़े हुए थे सपोर्ट के लिए। आपको ये भी नहीं मालूम है, एक आदमी इतना पॉपुलर हो गया, उसकी इतनी लोकप्रियता बढ़ गई। भैया, शाहजहां को गांव में रुकिए, मैं अनुराग भदौरिया से भी कहूंगा और आसिफ रिजवी से भी कहूंगा, प्रवक्ताओं को थोड़ा कम बोलना चाहिए। एक उदाहरण दे देता हूं, 3 रोज पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता मेरे साथ बहस में थे। सुन लो अनुराग भदौरिया और आसिफ रिजवी, मैंने उनसे कहा कि पार्टी में टकराव चरम पर है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। वो मुझसे शर्त लगाने को तैयार हो गए। बोले अमिताभ जी, मैं शर्त लगा सकता हूं, पार्टी में मोहब्बत की गंगा जमुना बह रही है। क्या गंगा जमुना मोहब्बत की? 6 बजे शो समाप्त हुआ, 6:30 बजे रामगोपाल जी अखिलेश जी पार्टी से निकाल दिए गए। इसलिए प्रवक्ताओं को थोड़ा बोलना चाहिए। पता नहीं उनके नेता कब क्या कर बैठे, तब डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं उनको ढूंढ रहा हूं, नेताजी को, जो कह रहे थे कि गंगा जमुना बह रही है। इसलिए मैं बार बार प्रवक्ताओं से कहता हूं कि उतनी ही लंबी, उतनी ही ऊंची पतंग उड़ाइए जिसकी डोरी लपेटने में सहूलियत हो। क्योंकि जो फैसला करना है वो राहुल जी को करना है, अखिलेश जी को करना है। पता नहीं कब कौन कहा 2 अच्छे लड़के मिल बैठे। रिजवी साहब गलत बात तो नहीं कही? संक्षिप्त में जवाब दें, रुकना होगा छोटे से कैडर बेस पार्टी तो सभी की है, कैडर बेस पार्टी किसकी नहीं है? तो रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको बता दें कि रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर किया गया, शिवपाल यादव को पार्टी अध्यक्ष पद से बाहर किया गया है। अब क्या होगा, समाजवादी पार्टी में लगातार घमासान मचा हुआ है। तो हर रोज संग्राम, हर रोज समझौता। चर्चा में हमारे मेहमान हमसे जुड़े हैं प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री से। सबसे पहले समझना चाहेंगे सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप चर्चा कर रहे थे, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को कहा था कि अखिलेश अच्छे लड़के हैं, और पलटवार करते हुए अखिलेश ने राहुल को कहा अच्छे लड़के हैं। तो आखिरकार इन दोनों अच्छे लड़के में अब कौन अच्छा होगा? देखिए, समाज का वो धड़ा जिसका नेतृत्व अखिलेश जी कर रहे हैं, उसमें और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की बात चल रही है। हाँ। इसको भदौरिया साहब स्वीकार ना करें, आसिफ रिजवी स्वीकार ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात चल रही है और बात काफी एडवांस स्टेज पर है जी। और उसी में अजीत सिंह का लोकदल भी शामिल है। हाँ। अंत में क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन बातचीत प्रक्रिया जारी है। खैर, हम दूसरे विषय पर बात करना चाह रहे थे जी। इस अनुराग भदौरिया, इस पूरी लड़ाई में 90 दिन का जो चक्र घूमा है लगभग, इस 90 दिन में सबने सब पर पार्टी के भीतर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए कि अब पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक अगर पूछेगी कि भैया तुम्हारे बारे में तो फलाने ये कह रहे थे, तब आपको नहीं लगता चुनाव के समय दोनों खेमों को दिक्कत होगी? मुलायम सिंह जी के खेमे को भी, अखिलेश जी के खेमे को भी। नहीं होगी। इतना साफ छवि वाला व्यक्तित्व जो उत्तर प्रदेश को मिला है, और आप देखिए कितनी बड़ी लोकतंत्र है अपने पास, कि जब पार्टी को लगा कि पार्टी में ऐसा नेता होना चाहिए कि कुछ लोग जो बाहर बैठे, जैसे मैं नाम भी ले सकता हूं, अमर सिंह टाइप के लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उससे पार्टी डिस्टर्ब ना हो, तो पार्टी के लोगों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने
ये देखिए लोकतंत्र इसको बोलते हैं। हमारे जो अभी साथी बीजेपी वाले कह रहे थे इनके यहाँ ऐसा वैसा है, हमारे यहाँ तो देखिए लोकतंत्र इतना अच्छा है, समाजवाद इतना अच्छा है कि लोगों ने देखा कि कहीं कुछ व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो उन्होंने अपने जो नेता, सबसे पॉपुलर नेता, उससे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया और किसी के प्रेशर में नहीं, पब्लिक ने, डेलीगेट्स ने और कार्यकर्ताओं ने चुना। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इनके यहां पे इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिसके डर के मारे पूरी बीजेपी राम 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 करती रहती, इतना डर है उनका कि उनके अगेंस्ट इनके पास एक शब्द नहीं होता बोलने का, वो गलत कर रहे हैं तो भी उसको सही साबित करने के लिए हम लोगों से लड़ते रहते हैं। जैसा उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया है, उनकी आत्मा भी जान गई कि हमने गलत किया। पूरा देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था खराब हुई, सबको पता है, सब पार्टियों को पता है, इंक्लूडिंग बीजेपी के नेताओं को पता है। बीजेपी का जो कोर वोट होता था, डिमोनेटाइजेशन पर नहीं जाओ, फिर पीछे भटक जाएगा। ठीक है, आपकी बात आ गई। अनुराग जी आपकी बात आ गई। भटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। आसिफ रिजवी इस वजह से ये अपनी बात कह नहीं सकता। मैं समझना चाह रहा हूं, इस तरह का माहौल है समाजवादी पार्टी के विखंडन से, और जो नेता जिसके पास वोट, आसिफ रिजवी साहब, समाजवादी पार्टी के विखंडन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चुनावी लाभ किस पार्टी देखते हैं आप? इसने भी आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान लिया है। और पहली बार आपने देखा होगा रात के समय में 31 तारीख को, जबकि रोडों पे लोग जश्न मनाते अनुराग जी सुन लीजिए, लड़के लड़कियों को हाथ में झंडा लेके, समाजवादी पार्टी का झंडा लेके, अनुराग जी हम लेंगे आपसे प्रतिक्रिया, सुन लीजिए पहले। पूरे हजरतगंज से लेके अनुराग जी एक बार रोकूंगा आपको। आसिफ रिजवी से सवाल जी। देखिए सांप्रदायिक माहौल को खराब करने में समाजवादी पार्टी भी हमेशा बराबर की हकदार रही है, और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर सांप्रदायिक माहौल को हमेशा खराब किया और देश के लोगों को दो समुदाय में बांटा, और समुदाय और चुनाव विकास के नाम के बजाय, देश की जो प्रॉब्लम्स है उनके नाम के बजाय। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या बता रहे हो? मैं पूछ रहा हूं विखंडित समाजवादी पार्टी से सबसे ज्यादा चुनावी फायदा किस पार्टी को? समाजवादी पार्टी के प्रभाव सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो उस हर दल को होगा जो दल जो है आगे बढ़ने, जो दल जो है वो देश की जनता, आम जनता की बात करेगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आम जनता की बात कांग्रेस पार्टी करती है, तो कांग्रेस पार्टी को होगा। कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा करती है कि 3 ही 4 सीट आती हैं, और खूब जोर लगाती है तो 10-12। अच्छी बात है, हमारे जो बैठे हुए समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि इतनी राकेश त्रिपाठी, यही सवाल जो मैंने आसिफ रिजवी साहब से पूछा, राकेश त्रिपाठी वही सवाल आपसे। समाजवादी पार्टी के वर्टिकल डिवीजन के बाद सर्वाधिक राजनीतिक फायदा किस दल को? देखिए अमिताभ जी, फायदा किसको होगा ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। नुकसान इससे कुल मिला करके राजनीति को हुआ है। आज उत्तर प्रदेश राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं महसूस कर रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश के चौराहों पर, चाय की दुकानों पर जो चर्चा है वो चर्चा राजनीति के लिए उचित नहीं है। आज जिस तरह से मजाक और तमाशा बनाकर रख दिया है, मुझे लगता है कि एक तो वैसे ही पहले से ही राजनीतिज्ञों की छवि समाज में पहले से बहुत अच्छी नहीं रही है, और उसके ऊपर इस तरह के तमाशे यदि होंगे तो हम अपनी उपादेयता और खोते जाएंगे। ये बात सारे दलों को मिलकर के सोचनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के इस नाटक से नुकसान के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। फायदा तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीनों से सरकार पैरालिसिस की स्थिति में है, नौकरशाही पूरी तरह से निरंकुश है। आज राकेश जी, मैंने ये सवाल यूं ही नहीं पूछा। राकेश जी एक मिनट, आपकी पार्टी के बड़े नेता और केंद्र में मंत्री मेरे मित्र मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सपा के इस घरेलू संघर्ष पर, इस पार्टी में जो उनके कलह मची हुई है, तोड़फोड़, उस पर उन्होंने कहा जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। इसलिए मैंने पूछा कि भाजपा को सपा का विखंडन मतवाली रात नजर आ रहा है।
जाहिर सी बात है, गैंगवार जब हो रही है तो इस गैंगवार में एक दूसरे को आपस में निपटा रहे हैं। गलत वर्ड इस निपटाने से की बात कीजिए, सबको सहूलियत रहेगी। यहाँ पे कोई गोली नहीं चल रही है, राजनीति जिस तरह पे लोकतंत्र की बात हो रही है, गोली कहाँ से, गैंगवार कहाँ है? तो काम बोल रहा है ना, हाँ काम बोल रहे हैं, हमारा काम बोल रहा है। देखिए आप सड़कों पे देखिए, हमारी सड़क बनी हुई, हमारी मेट्रो बनी हुई, बोलने लगते हैं, हमारी पेंशन बेरोजगारी भत्ता, हल्ला बोलने लगते हैं। हल्ला बोलो नहीं, आप बोलते हैं गैंगवार, मैं बोलता हूँ और इसी गैंगवार नहीं करते, लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र से चुनाव हुआ है। अरे लोग अनुराग जी सुन लीजिए उनकी बात को, फिर लड़ा दिया आपने, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, उसका खून रोड पे बहाया है। हमने हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ाया है, हमने अमीरी गरीबी को नहीं लड़ाया है, समाज को बांटा नहीं है जिस तरह से आपने बांट दिया। ये बड़ा संकट है अमिताभ जी, आप समाज को बांटते हो, मैं लोकतंत्र की बात करता हूँ। आज हालांकि ये समाजवादियों का मूल चरित्र यादव जी अगर चुने गए हैं तो अनुराग जी सुन लीजिए, हल्ला बोल देना नहीं जाके खुद से कहा कि पहले राकेश त्रिपाठी को आप सुन लीजिए, प्रतिक्रिया लेंगे आपसे। सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए वोटिंग हुई, उसके बाद उनको बनाया गया लोकतंत्र की वजह से। लोकतंत्र के कार्यक्रम से बना है, न कि अपने आप से बन गया। विश्वास ही नहीं है, स्वस्थ बहस हो जाए, कोई चर्चा हो जाए, वो तो आप कह रहे हो नहीं है, आप कह रहे हो आप गैंगवार, अरे आप गलत बात बोल रहे हो, गैंगवार कैसे बोला जाएगा? मैं गलत बात बोलूंगा, आप गैंगवार बोल रहे हो, आप गैंगवार गलत बात बोलूंगा, आप अपनी बारी में सही गैंगवार तो मत बोलिए ना, आप बोलिए जब आपने पहले बोला, मैंने नहीं बोला, लेकिन आप बोलोगे गैंगवार, लोकतंत्र को गैंगवार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गैंगवार फरमान जारी करेंगे। भाई अपनी अपनी बारी पर बोलो मित्र, फरमान जारी कर देंगे, वो नहीं लोकतंत्र का काम करेंगे तो कहेंगे गलत कर रहे हैं, हम विकास का काम करेंगे तो कहेंगे संप्रदाय फैला रहे हैं, हम डेवलपमेंट का। ठीक है अनुराग जी, पहले उनको सुन लीजिए, उनकी बात को सुन लीजिए, आपसे प्रतिक्रिया ली जाएगी। अनुराग भदौरिया एक सवाल, अनुराग भदौरिया एक, यार आपस में नहीं उलझो, एक सवाल है अनुराग भदौरिया, एक सवाल का उत्तर दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपको ये नहीं लगता कि दो खेमों में बंट चुकी पार्टी जब चुनाव में जाएगी तो कमजोर राजनीतिक दल की शक्ल में जाएगी, एक कमजोर सियासी ताकत के तौर पर चुनाव में उतरेगी? देखिए, आप चूंकि पार्टी दो भाग में है नहीं, पहले मैं क्लियर कर दूं, संवैधानिक रूप से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, पार्टी एक ही है और पार्टी का नेतृत्व अब माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जब वो कर रहे हैं तो उनके नेतृत्व में इलेक्शन होगा, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी कैंडिडेट उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। और मैं आपको बोल के जा रहा हूं, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे जिनको टिकट पहले भी मिली थी और माननीय अखिलेश जी ने दी थी। सारे के सारे कैंडिडेट उनके साथ हैं, सारे कैंडिडेट उनके ही चेहरे पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो दो भाग में बटी नहीं है। ये हम लोगों ने आपस में डिसाइड, लोग बाहर बैठे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पार्टी दो भागों में कहा है। लोकतंत्र तरीके से सम्मेलन हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से उनको चुना गया, सारी पब्लिक मौजूद थी, सारी मीडिया मौजूद थी, ऐसा तो हुआ नहीं कि बंद कमरे में हुआ। आपने उसी लोकतांत्रिक सम्मेलन को नेताजी असंवैधानिक कह रहे हैं। मेरी बात तो नेताजी गलत कह रहे हैं, अनुराग जी नेताजी गलत कह रहे हैं। आपको बोला अंबिका चौधरी जी ने अपनी ही पार्टी का संविधान एक बार जारी करने पढ़िएगा, वो खुद असंवैधानिक हो गए हैं अंबिका चौधरी जी। अनुराग अपनी ही पार्टी के संविधान को एक बार फिर पढ़िएगा जाकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ऐसे नहीं होता, अपनी पार्टी के संविधान को दोबारा पढ़िए। मैं जानता हूं रामगोपाल यादव टेक्निकल मामलों में पक्के हैं, लेकिन यहां वो भी चूके हैं कई जगहों पर। पार्टी के संविधान को पढ़िए, तब पता लगेगा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। नारे लगाने वाले अध्यक्ष का चुनाव करते हैं क्या? भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये जवानी कुर्बान तेरे नाम, ये नहीं होता ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। तब तो कहीं भी कोई भी अध्यक्ष चुन लेगा, 10,000 आदमी जुटा के नारे लगवा देगा। ऐसा नहीं है, ये डेलीगेट्स थे, कोई कार्यकर्ता नहीं है, डेलीगेट्स है जो अपने साइन करके गए हैं। भाई वो 5,000 डेलीगेट्स होते हैं, डेलीगेट्स और आपके चुने हुए एमएलए, एमपीज, एमएलसीज, आपके राष्ट्र कार्यकारिणी के मेंबर, संसदीय दल के मेंबर, संसदीय बोर्ड के मेंबर, सारे पुराने जितने नेता थे सभी थे। कोई भी समाजवादी पार्टी का ऐसा नेता नहीं था जो वहां मौजूद नहीं था। सारे समाजवादी सभी यादव जी मौजूद नहीं थे, अनुराग भदौरिया सुनो, आपका संविधान कहता है
नहीं, अनुराग भदौरिया, आप फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। आपका संविधान कहता है राष्ट्रीय परिषद के, नेशनल एग्जीक्यूटिव के नहीं, नेशनल काउंसिल, राष्ट्रीय परिषद के 40% से ज्यादा सदस्य लिखित में राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब कहेंगे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद की आपात बैठक बुलाने को बाध्य होगा, यानी बैठक बुलाएगा अध्यक्ष ही। संविधान को पढ़िए, जो अभी आगरा वाली समिट में जिस पर मुहर लगी थी, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी उसी से चलेगी ना। लेकिन उसमें एक बात और, आपकी पार्टी का संविधान इंटरनेट पर है। अगर किसी वजह से, मैंने भी वहीं से पढ़ा मित्र, नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूं, अगर किसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं बुला रहे हैं तो जनरल सेक्रेटरी को भी ये होता है कि सारे लोग कहां लिखा है संविधान में आपके? सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं, और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जैसा आप कह रहे हो कि राष्ट्रीय ऐसा अध्यक्ष का कोई चुनाव कर विषय सकते नहीं हैं, है। डेलीगेट्स कर सकते हैं, डेलीगेट्स लिख के दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और जो आपने बोला था कि किसको ऐसा नहीं है कि राष्ट्र महासचिव लोगों भी बुला को सकते विभाजन हैं। हुआ, ऐसा नहीं किसको लिखा फायदा होगा, संविधान में। तो सबसे ज्यादा फायदा अखिलेश जी के नेतृत्व करने वाली समाजवादी पार्टी को इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा फायदा होगा, ना कि बीजेपी होगा, ना कि कांग्रेस को। जो अखिलेश यादव जी से लीड की हुई समाजवादी पार्टी होगी, उस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा इस इलेक्शन में होने वाला है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और इसी वजह से दोनों पार्टी इतनी बौखला गई हैं कि वो बौखलाहट में अपनी अपनी बात कहने लगी, अब संप्रदाय की तरफ भाग रही हैं। कोई अखिलेश यादव को उनको कहने लग गया कि नहीं भाई वो लोकतंत्र नहीं है। अरे भैया, उनके विकास से, उनके चेहरे से कल से परेशान है कि पूरी प्रदेश की जनता आसिफ रिजवी वो परेशानी में, बौखलाहट में कुछ भी कह रहे हैं। जब पार्टियों में बंटवारा हुआ, दो गुटों के दस्तावेज को अदालतों में गए, आयोगों में गए, तब मैंने देखा चुनाव चिन्ह जब्त हो गया। इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस का डिवीजन किया था, तब भी दो बैलों की जोड़ी जब्त हो गई थी। अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल के बीच जब विवाद हुआ अपना दल में, तो भी उनका सिंबल जब्त हो गया। आज फिर समाजवादी पार्टी उसी चौराहे पर खड़ी है। मुलायम सिंह ने इलेक्शन कमीशन को जो पत्र भेजा है, उसमें उन्होंने कहा यह असंवैधानिक है। राम गोपाल जी ने जो पत्र भेजा है, उसमें उन्होंने प्रस्तावों की जानकारी दी है। अगर साइकिल जब्त हो जाए तो नए चुनाव चिन्ह के साथ मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी की पार्टियां अगर चुनाव में जाएं तो कितनी दुश्वारियां देखते हैं आप इनके लिए? आसिफ रिजवी, देखिए साहब, आप नए चुनाव चिन्ह के साथ जाने की बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से इन्होंने एक दूसरे की पोल को खोला है, संक्षेप में साइकिल चुनाव चिन्ह मैदान लेके भी अगर मैदान में जाएंगे तो इनको उत्तर प्रदेश की जनता एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। तो ये तो कोई बात होती नहीं है कि साहब के अब ये कोई भी चुनाव चिन्ह लेके जाएं। खुद मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जी जो हैं गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि पिताजी जो हैं वो किसी के बहकावे में आ गए, यानी उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। तो जब ऐसे लोग चुनाव में जनता के बीच में, मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश की जनता इनको किसी भी हालत में जो है वो एक्सेप्ट करेगी। तो अब तो इस पर चर्चा ही नहीं है कि साहब ये कौन सा चुनाव चिन्ह लेके जा रहे हैं। ये कोई सा भी चुनाव चिन्ह लेके जाएं, उत्तर प्रदेश की जनता इनको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। ठीक है अमिताभ सर, आपने सपा और कांग्रेस बीजेपी तीनों नेताओं को सुना, तो सर संपादकीय टिप्पणी चाहेंगे सर, वक्त की कमी है। राजनीतिक परिदृश्य पर समाजवादी पार्टी के तात्कालिक घटनाक्रम का क्या असर देखते हैं और कितना देखते हैं? अमिताभ जी, अगर ये प्रश्न मुझसे है तो मैं कह सकता हूं कि स्टीव जार्डिंग की लिखी हुई पटकथा के आधार पर समाजवादी पार्टी ने गुंडाराज और भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटकाने का एक अच्छा प्ले परफॉर्म किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री चुनकर दिए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जो पूरे देश में सर्वाधिक ज्यादा राजनीतिक समझ वाली जनता है, वो इस भुलावे में, बहकावे में नहीं आने वाली है। समाजवादी पार्टी अपने अंत की तरफ चल चुकी है और तमाशावादी पार्टी और मजाकवादी पार्टी के रूप में बंटकर रह गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक पूर्ण बहुमत की तरफ आने के लिए उसके रास्ते और सुगम हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और
मैं तो अनुभव की बात कहूंगा, इतिहास की बात कहूंगा। जब जब पार्टियां टूटी हैं, दो गुट बने हैं जी, तो इतिहास साक्षी है, इंदिरा गांधी से लेके और आज तक किसी एक गुट को अपना अस्तित्व खोना पड़ा है। जी, कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस ओ बनी थी, दूसरी कांग्रेस खो गई। जी, बाद में शरद पवार साहब अलग हुए, उनकी पार्टी खत्म हो गई, लौट के कांग्रेस में आना पड़ा। कल्याण सिंह ने भाजपा से अलग होकर पार्टी बनाई, पार्टी खत्म हो गई। उमा जी ने पार्टी बनाई, पार्टी खत्म हो गई। जी, नीतीश ने समता पार्टी तोड़कर जनता दल यूनाइटेड बनाया, समता पार्टी खत्म हो गई। यानी इतिहास बताता है दोनों साथ नहीं जी सकते। अगर दो गुट हुए हैं किसी पार्टी में जी, तो एक गुट को तो अपना जीवन समाप्त करना ही पड़ता है। ये इतिहास बताता है भारत की राजनीति का। अब वो गुट कौन सा होगा? कई बार अलग से टूट के आने वाला सरवाइव कर गया, जैसे जनता दल यूनाइटेड सरवाइव कर गया, समता पार्टी खत्म हो गई। लेकिन अधिकांश जगह मूल जो धड़ा है वो सरवाइव करता है, जो टूट कर जाता है वो सर्वाइवल उसका नहीं होता। ये फैक्चुअल पोजीशन है जी। एक और दूसरी बात, मैं बहुत गंभीर बात कहूंगा। अनुराग भाई ने जितनी बातें कही वो पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक तौर पर वही बातें कहनी भी चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा पार्टी का मालिक कौन, पूरी गंभीरता से जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पार्टी का मालिक कौन, अनुराग भाई कागज पर लिख लीजिए। ये मसला चुनाव आयोग में ही सुलझेगा। मसला चुनाव आयोग पहुंच चुका है, दोनों पक्षों के दस्तावेज ईमेल के जरिए पहुंच गए हैं। आने वाले 2 दिनों के भीतर दोनों पक्षों के लोग उनकी हार्ड कॉपी चुनाव आयोग को सबमिट करेंगे, नोटिस इशू होंगे, सुनवाई होगी, वकील को साथ लेके जाना होगा और चुनाव आयोग के फैसले के बाद जो भी एग्रीड पार्टी होगी उसके पास कोर्ट जाने का रास्ता खुला होगा। पार्टियों के कब्जे की लड़ाई बड़ी बुरी होती है मित्र। इसकी लड़ाई वैसी चलती है जैसे सिविल का मुकदमा, खेत की मेढ़ की और जमीन की लड़ाई, वैसे मुकदमेबाजी होगी। और अगर मुकदमेबाजी नहीं होनी थी, मेरी बात गलत थी, तो दोनों पक्ष जिस वक्त मैं बोल रहा हूं उस वक्त तक चुनाव आयोग अपने अपने दस्तावेज क्यों भेज चुके हैं, एक दूसरे के दावे को खारिज करते हुए। दोनों ने एक दूसरे के दावे को खारिज किया, यही मेरी बात का प्रमाण। जी, पार्टी किसकी, यह अब एक कानूनी लड़ाई का विषय हो गया। जी, चुनाव सिर पर है, कानूनी लड़ाई का वक्त है क्या? अब 2 तारीख कल प्रधानमंत्री हैं लखनऊ में, वो एक राजनीतिक संदेश देंगे अपनी पार्टी के मंच से। जी, और जहां तक हम लोगों की सूचना है उसके बाद 72 घंटे के भीतर आचार संहिता लग जाएगी। प्रदेश में चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। जी, और आप लोग दोनों लोग वकीलों को साथ लेकर चुनाव आयोग में खड़े रहेंगे, तो ट्रेन तो डिरेल हो गई ना मित्र। ये एक बड़ा संकट है और जिस ढंग से ये चीजें सार्वजनिक हुई हैं आपसी संघर्ष की, उससे भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, दोनों पक्षों को, इस पक्ष को भी और उस पक्ष को भी। और तीसरी और अंतिम बात, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान होता है इस तरह के घटनाक्रमों से। जी, इस तरह के विभाजनों से, और वो भी इतने विचित्र स्वरूप में जाके चीजें हो। कांग्रेस का विभाजन हुआ था, शरद पवार अलग हुए थे, शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा, वहां इतनी बदमजगी नहीं हुई थी, तू मैं गाली गलौज नहीं हुई थी, सड़कों पर गाली नहीं दी गई थी एक दूसरे को। एक वैचारिक विभाजनता हो गया।
राजी हो गए तो वापस आ गए, उससे कम नुकसान होता है। सड़कों पर संघर्ष से नुकसान ज्यादा होता है, पार्टी का भी और लोकतंत्र का भी। लोकतंत्र का नुकसान ज्यादा बड़ा नुकसान है, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर रोज संग्राम, हर रोज समझौता चर्चा में शामिल हुए सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया जी, नेता सपा, आसिफ रिजवी, कांग्रेस नेता राकेश त्रिपाठी और अमिताभ अग्निहोत्री, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।